हेलो गाइस, कल के वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, मामलुकों के बारे में कि वो क्या होते हैं और उनमें गुलाम वंश में कौन कौन शासकों ने किस प्रकार से शासन किया, उनमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा, उन्होंने किस किस प्रथा की शुरुआत की, किसने किस प्रथा को बंद किया, इस प्रकार से पढ़ा था हमने। आज आइए पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। मैंने वो जो ट्रिक दिया था आपको, उसको आप याद रखिएगा। गुल खिला तो सैयद लोधी मरे, गुल से गुलाम वंश खत्म, खिला पे आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। मैंने इसलिए खाली स्थान छोड़ दिया था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और इसका कार्यकाल जो था, यानी कि इसने कब से कब तक शासन किया, तो 1290 से 1296 के बीच का जो शासन काल था वो जलालुद्दीन खिलजी के काल के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इसका राज्याभिषेक जो था 70 वर्ष की उम्र में किलोसरी के राजभवन में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक, इसकी अवस्था उस समय 70 वर्ष की थी और किलोसरी के राजमहल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने देवगिरी अभियान पर अपने दामाद और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में देवगिरी के अभियान पर भेजा था। उस समय यादव वंश देवगिरी में शासन करते थे। देवगिरी में यादव वंश का जो सम्राट था रामचंद्र देव वहां का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और इसका दामाद, बाद में जो इसका दामाद बना अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट रहा और उसका शासनकाल 1296 से 1316 के बीच रहा, जिसने सबसे लंबा शासन किया। 1296 से लेकर के 1316 के बीच इसका शासनकाल रहा। मैंने बता दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और बाद में उसका दामाद बना। इसका वास्तविक नाम अली तथा गुरसफ था। अली तथा गुरसफ, इसके दो नामों से इसको जाना जाता था। असली नाम इसका अली और गुरसफ था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने बहुत सारे कार्य किए, अलग अलग तरह से कार्य किए। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक निरंकुश शासक था। और वह अन्य मुस्लिम शासकों की तरह उसने खलीफा से कोई भी अनुमति लेकर के उसने सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया। वो निरंकुशता को बढ़ावा दिया उसने और वो शासक बना। उसके राजस्व सिद्धांत जो थे वो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार नहीं थे। मैंने अभी बताया आपको कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उसके राजस्व का सिद्धांत नहीं था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली और साथ ही साथ उसने निरंकुश शासन की स्थापना की। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब वो निरंकुश बन गया, खलीफा से उसने स्वीकृति नहीं ली, तो उसके खिलाफ विद्रोह छिड़े। जब उसके खिलाफ विद्रोह छिड़े तो विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें से संबंधित प्रश्न आते हैं। विद्रोह के दबाने का जो प्रयास किया गया उसमें उसके 5 अध्यादेश लागू किए गए। वो 5 अध्यादेशों के तहत उसके विरोध को दबाने का प्रयास किया गया। वो 5 अध्यादेश कौन कौन से थे आइए जानते हैं। 5 अध्यादेश जो था कि दान, उपहार और पेंशन में जो दी गई भूमि थी वो वापस ले ली गई। जो उसने दान में, उपहार में और पेंशन में उसने जो चीजें खर्च किया था, भूमि थी या संपत्ति थी, उसने उसको वापस ले लिया। और उसके बाद उसने दूसरा सबसे अच्छा काम किया, एक अच्छे गुप्तचर संगठन का गठन किया। गुप्तचर संगठन का एक गठन किया। इसके बाद जो मादक पदार्थ थे, शराब, नशा, जुआ, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसने चौथे जो कार्य किए, अमीरों और सरदारों के
दावतों पर और विवाह संबंधी जो भोज होते थे उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। और उसने क्या किया कि हिंदुओं के नीतियों के तहत, हिंदू के कठोर नीति के तहत हिंदुओं पर उसने निर्धन बना दिया। हिंदुओं को उसने खूब अत्याचार किए, उसने हिंदुओं को निर्धन बना दिया ताकि वे उसके खिलाफ आवाज न उठा सके, वो विद्रोह न कर सके। ये 5 अध्यादेश उसने जारी किए और 5 अध्यादेशों के तहत उसने विरोध को, विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इसके बाद उसने कर व्यवस्था को लागू किया। कर व्यवस्था लागू करके उसने क्या किया कि मंगोलों के मुकाबले उसने क्या किया कि अपना सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। उसके लिए उसने कर की वृद्धि कर दी। लगान को, जैसे कि आपकी उपज यदि 10 क्विंटल की हो रही है तो लगान का आधा हिस्सा ले लेता था, 1/2 लगान का हिस्सा वो ले लेता था। मैंने पहले ही बता दिया था कि वो निरंकुश शासक था, क्रूर था, अत्याचारी था, आतताई था। इसलिए उसने बहुत ज्यादा अपनी क्रूरता का, निरंकुशता का परिचय दिया और अंततः यानी कि 1316 तक वो खूब निरंकुशता के साथ शासन करता रहा। उसने लगान का आधा हिस्सा लगान के रूप में ले लिया करता था, उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में ले लेता था। उसने उसके बाद भी लगान जो फसल का हिस्सा लेने के बाद भी उसने 2 और कर लगाए, चराई कर और गढ़ी कर। यानी कि जो पशु चराया करते थे, चराने के एवज में वो और कर ले लिया करता था। और यदि आप पशु नहीं चराते हैं, उसमें घास काटते हैं, तो उसमें गढ़ी कर ले लेता था। उसने अलग अलग तरह के कर लगाए, वो उसने गढ़ी कर भी ले लिया और चराई कर भी ले लिया। इसके बाद वह एक ऐसा पहला सुल्तान था जो कि भूमि की माप परामर्श करा करके, भूमि की माप का परामर्श करा करके और तब लगान वसूलता था। चराई कर और गढ़ी कर जो था उसको गृह कर भी बुलाया जाता था। जहाँ आप रहते थे उसके बदले में भी आप उसको लगान दिया करते थे, उसको टैक्स दिया करते थे। यही है ना, यही है। आइए, इसके बाद राजस्व एकत्रित करने के लिए उसने एक पद निर्धारित किया। उसने एक जो पद बनाया, उस पद का नाम था नमुस्तक राज। उस पद का क्या नाम था? नमुस्तक राज। जो एक पद था उसने माफ कीजिएगा, मुस्तक राज पद था। मुस्तक राज पद उसने बनाया और उस पद के साथ वो जो पदाधिकारी थे वो लगान वसूलते थे। इसके बाद उसने जो एक विभाग बनाया हुआ था, उसने सबसे पहला विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम था दीवान मुख्तराज। मुस्तक राज, दीवान मुख्तराज यानी कि जो तहसीलदार थे, लगान वसूलते थे, उनका एक सरदार हुआ करता था दीवान मुस्तक राज। उसकी स्थापना किया। उसके बाद उसने सैनिक सुधार पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। इधर से जो अत्याचार करके लगान के रूप में जो धनराशि वसूला करता था, उसके बदले में उसने सैनिकों पर सुधार किए। उसने अस्थाई और नगद वेतन सैनिकों को दिया, सैनिकों को परमानेंट कर दिया और परमानेंट करने के बाद उनका जो वेतन था वो नगद दिया करता था, समय से दिया करता था। इसके बाद सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी, उस प्रथा को क्या किया गया? उसने सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी, उस प्रथा की शुरुआत की। इसके बाद बाजार व्यवस्था की बात करते हैं। बाजार व्यवस्था में उसने क्या किया था? तो बाजार व्यवस्था में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से उसने लागू किया। मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली थी, यानी कि किसी भी वस्तु का जो भाव है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, उसको उसने लागू किया। इसके बाद माप तौल संबंधी जो बेईमानी जो होती थी कि 1 किलो बाट में जो 900 साढ़े 900 ग्राम होता था, उसने उसको रोका। उसने बिल्कुल स्टैंडर्ड मानक बाट लाए। इसके बाद खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक वस्तु बाजार और पशु गुलाम बाजार की स्थापना की, ताकि बाजार की जो चीजें हैं वो बाजार में सही तरह से लोग अपना जाकर के बाजार कर सके और सामानों को अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सके।
इसके बाद उसने कुछ प्रमुख उपाधियां भी धारण की। उसकी प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी? तो उसे द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता था। सिकंदर ए सानी की उपाधि उसने धारण किया। सिकंदर ए सानी यानी कि उसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। उसने इसकी उपाधि धारण की। इसके बाद उसने एक नवीन धर्म की स्थापना की। और यदि उसके साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं, इसकी यदि साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो इसने अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर साम्राज्य विस्तार किया। जैसे गुजरात, रणथंभौर का किला, इसके विजय का जो प्रमुख चिन्ह था, रणथंभौर पर इसने कब्जा किया, गुजरात पर किया, बंगाल पर किया, इसके बाद चतैर पर किया और दक्षिण भारत पर इसने अपने साम्राज्य विस्तार का अभियान चलाया और इस पर उसने कब्जा पाया। इसका सेनापति जो था जाफर खां जो इसका सेनापति था, मुख्य सेनाधिकारी था, वो मंगोलों से युद्ध के समय मारा गया था। जाफर खां, ये पूछता है कि जाफर खां किसका सेनापति था? तो जाफर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसके बाद मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा और पद्मावत में रानी पद्मावती के वर्णन के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का भी वर्णन किया, जो कि 1540 में लिखा गया था। बाद में इसके शासनकाल के बाद में 1540 में जब पद्मावत की रचना मालिक मोहम्मद जायसी ने किया था, तो उन्होंने रानी पद्मावती के जौहर के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के कुकृत्यों का भी वर्णन किया है, इसके कुशासन का वर्णन किया है, इसके निरंकुशता का वर्णन किया है। इसके बाद दक्षिण भारत पर अभियान में मलिक कपूर ने 1307 ईस्वी में किया। दक्षिण भारत पर जो था, दक्षिण भारत को कूच करने का जो अभियान था, मालिक कपूर ने 1307 में किया। इसके बाद इस समय मंगोलों ने, इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कुल 6 बार आक्रमण किए और पहले आक्रमण में इसका जो सेनापति था जाफर खां, वो मारा गया था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका शासनकाल यहीं पर समाप्त होता है। इसके शासनकाल के बाद मुबारक शाह खिलजी जो था, उसने 1316 से 1320 के बीच का जो शासनकाल था उसको संभाला और उसने खलीफा का पद स्वयं धारण कर लिया। इसने मुबारक शाह खिलजी जो था, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं खलीफा का पद धारण किया। और इसके बाद सबसे अंतिम, इसके बाद जो सम्राट रहा 1320 अंत वाले जो काल में, तो वो नसीरुद्दीन खुसरो था। मुबारक शाह खिलजी के हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुसरो खान ने कुछ समय पर शासन किया 1320 ईस्वी में। इसके बाद खिलजी वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश की शासन सत्ता की शुरुआत हुई। तुगलक वंश की शासन सत्ता के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वही पुरानी वाली बात फिर से कि यदि आपको कोई दुविधा हो या फिर कुछ आपका सुझाव हो तो आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। जय हिंद।